वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि वो दिल्ली जाएंगे, करहल विधानसभा छोड़ेंगे। तो सवाल उठता है कि उत्तराधिकारी कौन। अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव का प्लान भी तैयार कर दिया है और 300 प्लस का नारा दिया है। एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में क्या क्या हुआ ये आपको आज बताएंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी के हिस्से जो आया है उससे क्या 2027 की राह आसान होने वाली है, कठिन होने वाली है, ये आपको समझाएंगे। इसके अलावा संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच जो लगातार झगड़ा चला आ रहा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका अंत होगा भी कि नहीं होगा, पार्टी इसको लेकर क्या सोच रही है। उन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई, नमस्कार। और फाइनली लोकसभा चुनाव निपट चुके हैं और अब चुनाव के बाद वाली जो गतिविधियां हैं उन पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। दर्शकों से ये प्रॉमिस हमारा रहेगा। पंकज जी, शुरुआत कर लेते हैं अखिलेश यादव के विषय से। अखिलेश यादव, ये तो तय हो गया था कि करहल छोड़ेंगे और आज ऑफिशियली मुझे लगता है उन्होंने ऐलान कर भी दिया है छोड़ने का। दिल्ली रहेंगे, दिल्ली में लोकसभा में कमान संभालेंगे। तो दो सवाल उठते हैं, एक तो कि यहाँ पर उनका उत्तराधिकारी कौन होने वाला है, दूसरा जो आज मीटिंग हुई है 2027 चुनाव को लेकर, उसमें क्या कुछ हुआ है। सौरज भी देखिए, मतलब इसमें कोई खबर वाली बात नहीं थी कि भाई वो क्या करेंगे, विधायक रहेंगे या सांसद रहेंगे। जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता भी है तो वाकई में वो लोकसभा जाएंगे। इस बात की घोषणा तो उन्होंने जब समाजवादी पार्टी के नए चुने हुए सांसदों की बैठक थी, आप याद करिए, हम लोगों ने उस दिन चर्चा जी भी की थी जब लखनऊ में पार्टी ऑफिस में बैठक हुई थी, तभी उन्होंने अपने मन की बात कह दी थी। और सभी सांसदों ने उनसे ही अपील की थी, आम सहमति से, सर्वसम्मति से कही। आम सहमति क्या होती है? सर्वसम्मति जी से, कि भाई दिल्ली में आपको, संसद में लोग आपको सुनना और देखना चाहते हैं। तो वो तो तय था। हुआ ये, आप एक खबर देख रहे होंगे व्हाट्सएप पे, कल से बहुत चल रहा था कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की लखनऊ में मुलाकात हो सकती है। ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब आजकल तो व्हाट्सएप में ऐसी ऐसी खबरें चल जाती हैं। वो बेसिकली क्या है, अखिलेश यादव कल ही पहुंच गए थे सफाई, और चूंकि करहल छोड़ना था तो भाई, करहल चूंकि उनकी परंपरागत सीटों में से एक है, जहां मतलब एक तरीके से इन विन, वो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी से जो भी लड़ेगा वो जीत जाएगा, उस तरह का मामला है। तो वहां के लोगों से, समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से कल से मिल रहे थे। मुलायम सिंह यादव की समाधि पर भी कल गए थे। आज वहीं पे जहां घर है ना सफाई में अखिलेश यादव जी का, तो जब डिंपल यादव चुनाव लड़ रही थी मैनपुरी से इस बार, तो उन्होंने घर के बगल में ही एक दो मंजिला एक पार्टी ऑफिस बना लिया है। तो घर पे जी बहुत कम लोगों से मिलते जो, तो चले आते हैं, वो पार्टी ऑफिस में बैठ जाते हैं। वहीं पे जब चले आए तो पार्टी के कार्यकर्ता वगैरह थे, उनके साथ बैठक शुरू हो गई। अगल बगल के लोगों को पता चलता है तो सोचिए ना, सुल्तानपुर से जो सांसद बने हैं राम भुवाल निषाद, वो पहुंच गए कहाँ, बलिया बिहार के पास में है। वहां के नए चुने हुए सांसद सनातन पांडे, वो भी वहां पहुंच गए। वहीं जी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे अखिलेश यादव। अब देखिए, जो दो बड़े सवाल आपने रखे हैं, अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीत ली है यूपी ने। यूपी ने ही बीजेपी का अपने दम पर बहुमत का रास्ता रोक दिया, जैसा जी बीजेपी को लग रहा था। 37 सीटें मतलब समाजवादी पार्टी का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस। उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी करिश्मा नहीं कर पाए थे, जी और अखिलेश यादव ने एक करिश्मा कर दिया, तो उनकी जीत को सलाम, और सब लोग सलाम भी कर रहे हैं। जब वो माहौल चल रहा था वहां पर यूपी में, तो सब लोगों को लग रहा था कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। भाई, सबके पार्टी के समर्थकों कार्यकर्ताओं को तो ऐसा ही लगता है कि उनकी सरकार बनेगी। और जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे समाजवादी पार्टी के ऑफिस के अंदर और बाहर, मैंने ये आवाजें सुनी, वो तो चुनाव के प्रचार के दौरान भी सुनी थी, कि भैया इतनी सीटें मिल रही हैं, अखिलेश भैया जो है प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, राहुल गांधी से उनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री नहीं बने तो गृह मंत्री बन जाएंगे। तो बड़ा जोश था। अब ये जो कुछ तो हुआ नहीं। आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। सरकार में जब सत्ता में आपकी भागीदारी होती, तभी कार्यकर्ताओं को लगता है कि हाँ, वो होता है ना, हमारा राज आ गया, हमारी सरकार आ गई। वो फील, वो मतलब फील गुड फैक्टर तो है ही नहीं। यूपी में विधानसभा चुनाव है 3 साल बाद, यानी 2027 में। तब तक कार्यकर्ताओं का मोमेंटम, टेम्पो और जोश हाई है। ये कैसे बना, बहुत बड़ी चुनौती है किसी पार्टी के लिए, खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिए भी। क्योंकि देखिए, लगातार वो 2014 से 4 चुनाव, 2014, 17, 19, 22 में ऐसा लग रहा था अखिलेश यादव सरकार बन रहा है। 10 मई आई और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, ये नारा लग रहा था। कुछ हुआ नहीं। उस मोमेंटम को बनाए रखना, और वैसी हालत में जब आप जानते हैं सौरभ जी कि समाजवादी पार्टी का संगठन उतना मजबूत नहीं है जैसा सामने में बीजेपी का है।
मतलब हर जी। बूथ से लेकर के पन्ना प्रमुख से लेकर, ठीक है इस चुनाव में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, बीजेपी ने अपनी अपेक्षाओं के मुताबिक जैसी उनकी अपेक्षा थी। समाजवादी पार्टी लहर के साथ चली, परफॉर्मेंस कर लिया, लेकिन आपके पास वो एक मजबूत रोबस्ट संगठन चाहिए, वो है नहीं। तो उस मोमेंटम को कैसे बनाए रखना होगा? तो आज उन्होंने कह दिया कि भाई 300 से ऊपर 300 विधायकों वाली अपने बहुमत पे सरकार बनानी है। अब इसको ये मत समझिए कि कांग्रेस के साथ वो उनका गठबंधन कोई टूटने वाला है, ऐसे कोई संकेत नहीं थी। हर आदमी कहता है ना भाई, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे भाई 99 मार्क्स आ गया, तो अब 100 मार्क्स आए। तो वो कह रहे हैं कि भाई इतने से सरकार बन सकती, 300 पार हमको करना है। तो एक उन्होंने ये, अब इस तरह की चीजें होंगी कि जी। वो अलग अलग जिलों में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। भाई 3 साल का गैप बहुत बड़ा होता है, उस मोमेंटम को, जीत के मोमेंटम को बनाए रखना। आप देखिए कि कोई पार्टी लोकसभा में बहुत अच्छा करती है, अगले विधानसभा चुनाव में फुस हो जाती है। जी। तो कोई जरूरी नहीं है। तो अखिलेश यादव के पास ये चुनौती है कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के जोश को, उनके मोरल को उस लक्ष्य तक ले जाना कि 2027 में हमें हर हाल में सरकार बना लेना है। तो ये 300 पार का नारा दिया जाएगा, बहुत कुछ कहा जाएगा, तो एक चीज कहा गया। अब दूसरी बात, ये अखिलेश यादव का केंद्र अब लखनऊ से हो गया दिल्ली। लोकसभा में संसदीय दल के नेता वही होंगे, मोटे तौर पर यही हम सब मानकर चल रहे हैं। जी। राज्यसभा में रामगोपाल यादव जी देखेंगे। तो अब विपक्ष में नेता, वो आवाज जिसको सब लोग सुनना चाहेंगे, उसका पॉलिटिकल मैसेज। इधर तो योगी आदित्यनाथ होंगे विधानसभा में लखनऊ में, अब जी। उनके सामने कौन? अभी तक आपने देखा था कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच जब संबोधन होता था विधानसभा के अंदर, खूब मतलब एक तरीके से जुबानी जंग भी होती थी। जी, तो खूब अब चर्चा में भी विपक्ष रहता का था। नेता कौन? जी हाँ, बिल्कुल, विपक्ष का नेता कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब नाम बहुत सारी चर्चा में है, अब बहुत सारे लोगों के मन में अंदर ही अंदर उम्मीदें भी जगी हुई हैं कि भाई जी। एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो कौन बनेगा? बहुत सारे लोग शिवपाल यादव की चर्चा कर रहे हैं। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव लोकसभा के लिए सांसद भी चुन लिए गए हैं, बदायूं से। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, और जिस पॉलिटिक्स और जिस गुणागणित या फार्मूले सामाजिक, जिसको सोशल इंजीनियरिंग कहिए, इसको गुणागणित तो नहीं कहिएगा, जो पीडीए की बात करते थे अखिलेश यादव की पीडीए ही एनडीए को हराएगा, तो उस जी। पीडीए का प्रयोग, अखिलेश यादव का पहला प्रयोग सफल हुआ, सारे प्रयोग उनके फेल हुए। मायावती कट्टर विरोधी, उनके साथ 19 का गठबंधन, 2022 में छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन, वो सोशल इंजीनियरिंग, ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य, संजय चौहान, पल्लवी पटेल, कुछ नहीं चला। ये जो प्रयोग किया है उन्होंने अपनी पार्टी का, पीडीए, किसी के साथ अलायंस नहीं किया कांग्रेस छोड़ के, कोई वो जाति वाली पार्टी के साथ नहीं, और अपने नेताओं पे भरोसा किया, उस खास बिरादरी पे, खासतौर से कुर्मी, पासी, जी। पाल, ये सब जो देखिए ना, सैनी, शाक्य, जो सब बीजेपी के वोटर होते थे पिछले 3-4 चुनाव में, उसका एक मेजर शिफ्ट हुआ है अखिलेश यादव की और उनकी पार्टी जी। समाजवादी पार्टी की तरफ, यानी पीडीए। तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव ये करेंगे कि राज्यसभा में नेता रामगोपाल यादव, लोकसभा में खुद अखिलेश यादव, और यहाँ यूपी विधानसभा में विपक्ष का नेता शिवपाल यादव। मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो करेंगे। वो जी। एक प्रयोग करना चाहेंगे, वो प्रयोग जो उनका सक्सेसफुल है, जो फॉर्मूला आपका सक्सेसफुल हो जाता है, आप उसी पे चलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि पीडीए में से वो किसी को बनाएंगी विपक्ष का नेता। अब उसमें से भी 2-3 नाम हो सकते हैं। अब देखिए कि कई सारे लोग जो बड़े मजबूत नेता माने जाते हैं और पीडीए के फॉर्मूले में फिट बैठते हैं, चाहे वो लालजी वर्मा हो, तो वो तो लोकसभा में पहुंच चले गए हैं, जी। या फिर नरेश उत्तम पटेल, देखिए वो तो अब विधानसभा में नहीं थे, लेकिन लालजी वर्मा तो थे। तो मुझे एक नाम लग रहा है, और पारसी समाज ने बहुत वोट किया है इस बार। मतलब देखिए अयोध्या में अवधेश प्रसाद जो पारसी समाज के हैं, मतलब फैजाबाद जी। लोकसभा, वहां के सांसद चुन लिए गए। याद करिए सौरभ जी, आप विधानसभा में जब तस्वीर देखते थे तो अखिलेश यादव के बगल में कौन बैठा नजर आता था? यही अवधेश पासी, देखिए लाल रंग की टोपी पहने हुए। मैं जब जी। अभी लखनऊ से दिल्ली आ रहा था, मुझे अपने फ्लाइट के आगे वाली सीट पर अवधेश पासी मिल गया अपने बेटे के साथ, वही लाल रंग की टोपी पहने हुए, सहज भाव जी। से लोग उनके साथ अपनी सेल्फी फोटो भी ले रहे थे। उनको बड़ा अचरज हो रहा था कि लोग मेरे साथ फोटो ले रहे हैं भाई, तो आप फैजाबाद जी। के नए सांसद हैं, एक तरीके से सिंबल बन गए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे लगता है कि 2-3 नाम है। एक नाम जिस पर मुझे लग रहा है कि शायद वो हो सकते हैं विपक्ष के नेता, इंद्रजीत सरोज, जिनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी से सबसे कम उम्र में से चुने गए सांसदों में से एक है। जी। अपासी समुदाय ने वोट डाला, और ये कहा जा रहा है ना कि संविधान और आरक्षण बचाने के नाम पर दलितों ने जिस तरीके से वोट किया, उसको थोड़ा सा और मजबूत करना चाहेंगे उस गठबंधन को।
तो मुझे लगता है कि दलित समाज से या अति पिछड़े समाज से अखिलेश यादव किसी को पीडीए फार्मूले के तहत विपक्ष का नेता बनाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है उनके मन में ही चल रहा होगा। बिल्कुल, पीडीए फॉर्मूला ही जैसा कि आप बता रहे हैं कि कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उससे उनको सफलता फिलहाल लोकसभा चुनाव में मिली भी है। और जैसा कि आपने बताया कि भाई लोकसभा में और राज्यसभा में उनके परिवार के लोग ही हैं, विधानसभा में अगर बन जाएंगे तो गलत मैसेज जाएगा, तो उसका काउंटर अखिलेश यादव लेके आ सकते हैं। तो दिलचस्प होगा पंकज जी देखना कि आखिर कौन बनता है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश में, और कौन योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े होकर भाषण देने वाला है। नजर रहेगी हमारी इस पर। अखिलेश यादव का मुद्दा हो गया, अब चलते हैं जो कल कैबिनेट तय हो गई, किसको कौन सा मंत्रालय मिलना है ये तय हो गया है, और उत्तर प्रदेश के हिस्से 11 मंत्री हैं। और अगर कैबिनेट के लिहाज से देखें तो मात्र इकलौते कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह हैं, और स्वतंत्र प्रभार के लिहाज से देखें तो जयंत चौधरी, बाकी सब राज्य मंत्री हैं। और पहले जो दबदबा था और अब जो दबदबा है, मतलब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा मंत्रालय 11 मंत्रालय उत्तर प्रदेश के हिस्से ही गए हैं, उसको आप कम मत आकिए, और जितने सांसद जीत के हैं उस लिहाज से स्ट्राइक रेट अगर देखेंगे तो वो भी बेहतर हुआ है। आप कैसे देखते हैं इस पूरा विस्तार को, जो कल डिक्लेयर हो गया, मंत्रालय मिल गए, यूपी के हिस्से जो मंत्रालय आए हैं, और जो 2027 के चुनाव अखिलेश यादव ने अपना निशाना साध दिया है और उन्होंने 27 करके एक प्लान भी दे दिया है कि 300 पार हमको जाना है, और अब जो मंत्रालय मिले हैं उससे 2027 के लिहाज से कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अभी सफाई आपको फिर थोड़ी देर के लिए ले चलता हूँ। वहां जब अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नेताओं से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो लोग नए मंत्री बने हैं ना, उनके किसी के चेहरे पे उन्हें खुशी नहीं नजर आ रही। और एक बात जानिए, ये विवाद बड़ा लंबा है और ये चिरंतक रहेगा। जैसे कि हमारे टीवी में या फिर न्यूज संस्थानों में क्या होता है ना, इनपुट और आउटपुट का जो झगड़ा है ना, वो हरि अनंत कथा टाइप का है। उसी तरीके से कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के बीच का झगड़ा भी है। यूपी में आपने देखा ही था कि किस तरीके से झगड़ा हुआ था। वो जो मेरठ के एक मंत्री, नाम मैं भी भूल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा उनको कोई काम ही नहीं करने दिया जाता। फिर 3-4 राज्य मंत्रियों ने कहा। मनमोहन सिंह के सरकार में एक बड़ा मुद्दा बन गया था। राज्य मंत्रियों ने कहा कोई फाइल और किसी चीज की मुझे जानकारी नहीं होती। मनमोहन सिंह ने बाद में कैबिनेट मंत्रियों को कहा भाई उनको भी तो कुछ बताइए कि आपके विभाग में क्या हो रहा है। राज्य मंत्री के पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। कल हम ऐसे ही कुछ राज्य मंत्रियों से मिले, यूपी कोटे से, नाम नहीं बताऊंगा। तो वहां तब तक मैं जब मिल रहा था तब मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हुआ था। फिर जब मंत्रालय बढ़ गए तब भी मिला। तो ये चर्चा हो रही थी कि भाई जो शिवराज सिंह चौहान के साथ रहेंगे राज्य मंत्री, उनको तो थोड़ा बहुत कुछ काम करने को मिल जाएगा। एक ने कहा कि भाई नितिन गडकरी जी के साथ जो राज्य मंत्री हैं उनको भी थोड़ा कुछ मिल जाएगा काम करने को, समझ भी लेंगे। बाद में को क्या मिलेगा, मतलब मंत्री बन गए हैं लेकिन चेहरे पे वाकई में कोई खुशी नहीं थी जो राज्य मंत्री। अगर यूपी के लिहाज से देखें, एक राजनाथ सिंह हैं और राजनाथ सिंह पहले भी थे। जो यूपी में अभी रिजल्ट आया उसके बाद मुझे अपेक्षा थी कि एक पॉलिटिकल मैसेज जाएगा, और ये मैसेज इसीलिए भी कि आने वाले समय में, हालांकि 3 साल बाद ही चुनाव है, लेकिन एक सोशल इंजीनियरिंग के लिए किया गया है। लेकिन किसी के हत्थे बहुत कुछ चढ़ा नहीं है, बहुत कुछ बड़ा ऐसा कुछ मिला नहीं। अब देखिए पंकज चौधरी पहले भी वित्त राज्य मंत्री थे, वहां निर्मला सीतारमन है। क्या करेंगे पंकज चौधरी? कमलेश पासवान को देखिए, राज्य मंत्री बनाया गया है। जितिन प्रसाद हैं, भारी भरकम विभाग तो मिला लेकिन राज्य मंत्री क्या कर लेंगे। अब एक जयंत चौधरी जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बनाए गए, और पहले भी यूपी को था ये। बीजेपी में महेंद्र नाथ पांडे जो चुनाव हार गए चंदौली से, वो भी तो इसी विभाग के मंत्री थे। तो उस लिहाज से देखिए तो एक राजनाथ जी को छोड़ दीजिए, और राजनाथ जी का जो विभाग है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अग्निवीर का मुद्दा है। वो पूरे देश का मुद्दा है कि अग्निवीर की व्यवस्था को खत्म करने वाला। बाद बाकी एक ऐसे विभाग होते हैं ना, जैसे कि रेल हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, पंचायती राज हो गया, हेल्थ हो गया, जहां से आम लोगों का ना डे टू डे वास्ता पड़ता है, जहां आप डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं। ऐसा कोई विभाग आपको नजर आया क्या? उसमें भी राज्य मंत्री ऐसे में बहुत कुछ खास है नहीं। तो अगर आप सरसरी तौर से उठा के देखिए, जितने भी बड़े सहयोगी दल से अनुप्रिया पटेल पहले फर्स्ट जब पहली बार वो मंत्री बनी थी, तो उस वक्त जेपी नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, तो अनुप्रिया पटेल तब स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी। उनको फिर से उसमें दिया गया। थोड़ा बहुत वो देखिए क्या कर सकते हैं वो। इसी तरह से जितने भी अगर आप मंत्री उठा के दीजिए, या तो सहयोगी दल के हैं या फिर बीजेपी के अपने कोटे के हैं। चाहे जो नए मंत्री बने हैं वो कमलेश पासवान हो या जितिन प्रसाद हो, पुराने पंकज चौधरी, एसपी सिंह बघेल, क्या हो जाएगा? मतलब बहुत कुछ। मुझे नहीं लगता कि इस मंत्रिमंडल से यूपी के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें लगानी चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग मंत्री अपने इलाकों में जा सकते हैं, मिल सकते हैं। उस इलाके के लोगों को ये कहने के लिए होगा कि उनका जो सांसद है
वो मंत्री है। बस इतना मुझे लगता है फिलहाल, तो इससे ज्यादा मैं समझ नहीं पा रहा। मतलब यूपी और बिहार दोनों जगह कुल मिला के यही स्थिति है। बिल्कुल, अब इसको 2027 के लिहाज से कैसे साधेंगे ये देखने वाला होगा। ये तो जब चल ही रहा है मंत्रिमंडल वगैरह, एक झगड़ा है जो लोकसभा चुनाव के पहले से चला आ रहा है और लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, सब कुछ हो गया है, मगर वो झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। संजीव बालियान और संगीत सोम का। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी थे बीजेपी के, चुनाव हार गए हैं, मंत्री भी थे, और जो उनका वाद विवाद चला आ रहा था संगीत सोम का, जो ठाकुर वर्सेस जाट पॉलिटिक्स चली आ रही थी, जो राजपूतों की नाराजगी चली आ रही थी, उसका असर चुनाव में भी दिखा और वो नाराजगी और वो झगड़ा अभी भी जारी है। पंकज जी कैसे देख रहे हैं इसको? पार्टी क्या सोच रही है इस बारे में? क्या इसका अंत होना है? सौरभ जी, मैं हैरान हूं कि आखिर पार्टी इस पे कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रही। भाई, घर का झगड़ा घर के अंदर रहता, पार्टी के अंदर रहता तो चलो बात समझ में आती। ये तो अब मतलब मारपीट नहीं हो रही, बाद बाकी सब कुछ हो रहा है। और ये लोकसभा चुनाव जब चल रहा था तब से, और जब चुनाव खत्म हो गया है, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई सबको 100 दिन का एजेंडा, 2047 तक की बात, बीजेपी के लोगों को हार से सबक सीखनी चाहिए। मतलब जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, पार्टी के दूसरे नेता कह रहे हैं, और यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। आज इस बारे में हमने संगीत सोम से ही बात की, जब मेरे पास ये जानकारी आई कि दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मैंने उनसे फोन किया और कहा कि भाई क्या है ये सब। तो बोले हम क्या कर रहे हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ही। मैंने ये क्या है भाई बताइए। तो उन्होंने कहा मैं तो कभी शुरुआत नहीं किया, सबसे पहले संजीव बालियान ने हमारे बारे में बोला था कि वो विकास की राजनीति करते हैं, मैं विनाश की राजनीति करता हूं। तो भाई मुझे जवाब देना था तो मैंने दे दिया। फिर उन्होंने बात कही है कि भाई शिखंडी ने मुझे चुनाव हरवा दिया, मुझे शिखंडी कहेंगे, मेरा नाम कहेंगे तो मैं बोलूंगा ही। भाई उन्होंने कहा कि सरधना जो विधानसभा क्षेत्र जहां से वो चुनाव हार गए, उन्होंने कहा कि जब मैं चुनाव हारा तब तो मैंने संजीव बालियान के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, नहीं कहा कि उन्होंने हराया है। मैंने कहा लोग बताते तो हैं कि आप कहते रहते। बोला किसने कहा, हमारा कोई बाइट दिखा दीजिए, मेरा कोई वीडियो दे दीजिए। पर उनके तो मैं ऐसे कई सारे वीडियो दे दूंगा जिसमें ऐसा कह रहे हैं। शुरुआत उन्होंने की है, उन्होंने मेरे बारे में कल कहा तो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैंने कहा इसका कोई अंत है? ये दोनों हाथ से ताली बजती रहेगी, लोग हंसते रहेंगे कि भाई पार्टी के अंदर क्या झगड़ा चल रहा है। और वाकई में मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान की हार हो गई, और ये बड़ा चौंकाने वाला है। जी। 2019 में याद करिए सौरभ जी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी तीनों का गठबंधन था। सामने में चौधरी अजीत सिंह जैसे बड़े नेता थे जी। और उनको संजीव बालियान ने हरा दिया। अब की बार उनके सामने एक जाट नेता थे, हरेंद्र मल्लिक, समाजवादी पार्टी के। और ये कहा जाता है कि भाई समाजवादी पार्टी का पश्चिम में उनका अपना बेस वोट मुसलमान के अलावा क्या है, यादव तो उस साइड में ज्यादा है नहीं। लेकिन हरेंद्र मल्लिक ने संजीव बालियान को पटकनी दे दी। अब उसके बारे में तमाम तरह की चीजें कही जा रही है। संजीव बालियान को ये लगता है, जो मोदी सरकार में मंत्री भी रहे, जाट नेता है, चर्चित चेहरे हैं, उनकी हार। तो संगीत सोम पर कह रहे हैं, संगीत सोम ने कहा भाई अपना घर तो बचाए नहीं। जो चरथावल विधानसभा है, उन्होंने कहा उनकी अपनी यहाँ विधानसभा में वो हार गए। हमने तो, उनका ये कहना है, सरधना जहां से चुनाव जीती, का विधायक भी बने थे, बाद में हार भी गए। अतुल प्रधान वहां से भी विधायक। उन्होंने कहा 80,000 दोनों पार्टियों को मिला, यानी समाजवादी पार्टी को भी और बीजेपी को। तो बोला हमने कैसे हरा दिया भाई, हमने तो उनको वहां बराबरी पर छोड़ा, आप अपने इलाके में हार गए। अब बात सिर्फ घर के अंदर ही नहीं रही, मुझे लगता है इसमें एंगल कुछ और भी। इन दोनों के रिश्ते 36 कह रहे हैं, किसी से छिपी नहीं है ये बात। जी। बहुत सारी बातें कहने लगे। अभी मुझे पता लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने ये भी कह दिया कि आरएलडी से गठबंधन का कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब अच्छा। आरएलडी को 2 सीटें मिली, वो अपनी सीटें जीत गए, और हमें इसका कोई फायदा नहीं। वो इशारों में ये कह रहे हैं कि आरएलडी से अगर फायदा होता है तो संजीव बालियान क्यों हार जाते हैं। इसका मतलब ये समझिए, वो बिना कहे कह ये रहे हैं कि भाई ठाकुरों ने वोट दिया, मैं सरधना का हूं, वहां बराबरी पर छूटे। आप जिस बिरादरी के हो, जाट, तो आरएलडी के साथ मिल गए तो भी आपका कल्याण नहीं हुआ। मतलब आपकी बिरादरी के लोगों ने ही आपको ठेंगा दिखा दिया, आप उनकी वजह से हारे हैं। आप जाओ और वहां बात करो। ये एक तीर से संजीव बालियान के खिलाफ संगीत सोम कई निशाने साध रहे हैं। और अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया, अगर ये मामला नहीं थमा, अभी तो ये मुजफ्फरनगर का झगड़ा है, आप भी खूब घूमे हैं चुनाव में, आप जानते जी। हैं, अभी कई जगहों पर नीचे दबा हुआ है, पर लोगों का हौसला बढ़ता है। वो देख रहे होंगे भाई संजीव बालियान भी बोल रहे हैं, जी। पार्टी ने उनको भी नहीं रोका। संगीत सोम भी बोल रहे हैं, पार्टी जो डिसिप्लिन पार्टी, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के युग में कहा जाता है कि यहाँ कोई कुछ
कह नहीं सकता, मतलब किसी को भी पता मतलब मैं सुनिए तो एक कहानी बता रहा हूँ आपको। जी। कमलेश पासवान को कल मैंने 10:30 बजे फोन किया कि भाई साहब आप मंत्री बन रहे हैं, फोन ऑन आ गया? बोले नहीं, कोई फोन तो आया नहीं है। हम्म। मैंने कहा यार मुझे जो आदमी ने बताया, जो वहां बैठा था, जिसको जानकारी थी, बोले कि इनको तो फोन आ गया है। कल जब मुलाकात हुई, हमने कहा भाई आपने हमको क्यों ऐसा कहा कि भाई फोन नहीं आया? आपको तो फोन आ चुका था। अब बोले हम कैसे बता सकते हैं, हम बीजेपी में हैं, फोन तो साढ़े 8 बजे सवेरे ही आ गया था। तो ये तो अरे, वैसी पार्टी है कि आप अपनी खुशी भी नहीं बता सकते जब तक आधिकारिक ना हो जाए। ये तो समझिए जी। हम पत्रकारों के लिए कितनी चुनौती। कल तो वो टी पार्टी का जो प्रधानमंत्री का वीडियो था वो आ गया था, वरना किसी को पता होता कि कौन मंत्री बन रहा है या नहीं बन रहा। हम लोग उसी जी वीडियो में से बिल्कुल। चेहरे तलाश तलाश कर पता की कि कौन कौन मंत्री बन रहा है। आप भी देखे होंगे, कीर्तिवर्धन जी। सिंह उसमें नहीं थे तो पता ही नहीं था, वो तो हाँ। उनकी चिट्ठी आ गई तो पता चला। जी। उस बीजेपी में जहां डिसिप्लिन सर्वोपरि माना जाता है सबसे पहले, वहां इस तरीके से झगड़े हो रहे हैं और अब सहयोगी दलों को भी लपेटा जा रहा है। तो अगर इस पे कंट्रोल नहीं हुआ तो मुझे लगता है हार के साइड इफेक्ट के तौर पर जिले जिले से ऐसी खबरें आने लगेंगी, और ये एक गंभीर चुनौती है और खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। जी, और आपने पिछले कुछ एपिसोड में बताया भी था कि शिकायतें आने लगी हैं, एक लिफाफा बंद होकर शिकायतों का दिल्ली पहुंच भी रहा है। तो वो कब खुलेगा और उस पर क्या निर्णय होते हैं, ये भी बिल्कुल देखने वाला होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तो कोई ऐसी समीक्षा नहीं हो रही है उन सब चीजों को लेकर के। बाद में जब समीक्षा बैठक होगी, और आमतौर पर ऐसे फैसले बैठकों में होते नहीं है, तो पार्टी के 2 नेता 3 नेता जिनको करना फैसला वो इस तरह के फैसले करते हैं। बिल्कुल। पंकज जी, एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जो कि राष्ट्रीय परिदृश्य में चल भी रहा है जब से जेपी नड्डा ने शपथ ले ली है मंत्री के तौर पर, और स्वास्थ्य मंत्री बन भी गए हैं, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है विभाग। तो ऐसे में अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर कयासों का दौर चालू हो गया है। तमाम जो मंत्री, जो लोग लगते थे कि वो बन सकते हैं अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे भूपेंद्र यादव हों, धर्मेंद्र प्रधान हों, या अर्जुन राम मेघवाल हों, जो इस तरह के बड़े नाम थे, वो सब मंत्री बन गए हैं। तो उसके बाद से अब लग रहा है कि कौन हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, होगा भी कि नहीं होगा, जेपी नड्डा ही कंटिन्यू करेंगे क्या? क्या आप तक आ रही खबर? देखिए मैं कई लोगों से पूछा, खास तौर से जो बीजेपी की पॉलिटिक्स पर बहुत बारीक नजर रखते हैं, उनकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। अभी लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाना है। कई राज्यों में देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष मंत्री बन गए हैं, जैसे CR पाटिल हैं जी। गुजरात के, सुकांतो मजूमदार हैं पश्चिम बंगाल के, तो वहां भी रिप्लेसमेंट होगा। अब नड्डा जी का कार्यकाल जून तक है, तब उनके बाद कौन होगा? क्योंकि एक्सटेंशन मिला हुआ था, जेपी नड्डा जी को 2-2 विभाग मिल गए हैं, तो कोई एक नया पार्टी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। कौन होगा? अब नाम कई सारे चल रहे हैं। अब नाम करने के लिए तो भाई विनोद तावड़े जी का चल रहा है, लेकिन विनोद तावड़े जी मराठा हैं और महाराष्ट्र में चुनाव है। उस लिहाज से विनोद तावड़े, मतलब तर्क के आधार पर देखें बीजेपी में जी। क्या होगा, कोई भी मतलब वहां पतंगबाजी तो चलती नहीं है। कई बार आपके मतलब हैरान करने वाले फैसले होते हैं, और आप जहां तक सोच सकते हैं वो उनसे ऊपर सोचते हैं। जी। तो अब सिर्फ महाराष्ट्र के लिए विनोद तावड़े को बना दिया जाए, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सुनील बंसल के नाम की भी चर्चा हो रही है, जो जी। यूपी में लंबे समय तक संगठन मंत्री रहे, मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं। तो सुनील बंसल को बना दिया जाए, तेलंगाना के प्रभारी थे वो, अच्छा वो पार्टी ने किया। उड़ीसा में जी। तो जहाँ के प्रभारी रहे वहां तो पार्टी ने चमत्कार कर दिया, लेकिन बंगाल में फिर पार्टी ने वैसे प्रदर्शन वैसे नतीजे पार्टी के लिए नहीं आए। तो क्या सुनील बंसल तो बड़े युवा हो जाएंगे, क्या उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है? खास तौर से एक चीज और भी होता है कि जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं आप, तो इसका एक पॉलिटिकल मैसेज भी होता है, किस जी। बिरादरी से है। कुछ लोग कह हाँ। रहे हैं कि किसी महिला को बनाया जा सकता है। तो अब ऐसी कौन सी महिला है, आप ढूंढते रहिए, समझ ही में नहीं आ रहा है। किसी ने कहा कि इस बार हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में ये 400 पार के चक्कर में दलित वोटों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और जी। यूपी में तो हमने आपने खुले तौर पे देखा है देखा भी। इसको। तो क्या किसी दलित समाज से किसी ऐसे नेता को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है? अब हम दलित में दिमाग दौड़ाने लगते हैं, आप भी दौड़ाइए, आपको कोई ऐसा चेहरा या नाम दिख नहीं रहा, कोई सरप्राइज एलिमेंट आ जाए। एक तो क्या नाम जो पार्टी चलता था इन वो आधार दिमाग में, वो किस अर्जुन आधार? राम मेघवाल का था, वो मंत्री बन गए हैं। जी हाँ, वो वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई पॉलिटिकल मैसेज दिखे कि भाई किसको बनाएंगे। पिछड़े, अगर ओबीसी बिरादरी से बात करें तो प्रधानमंत्री खुद ही उस समाज से आते हैं, कहते भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पिछड़े की जरूरत पड़ेगी। दलित से हो सकता है आपको देखिए।
तो अब दलित में किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, क्या किसी महिला को दिया जाए? तो ये अभी हम लोग सिर्फ पतंगबाजी ही कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ दिन और भी जेपी नड्डा के साथ ही पार्टी स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर उनको अध्यक्ष लेकर के चल सकती है और किसी को कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया जाए। मतलब जो बीजेपी को देखते हैं हर दिन समझते हैं, ये उनकी राय है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब कार्यवाहक अध्यक्ष वाला मैंने देखा नहीं अभी लंबे अरसे से, तो कुछ समझ में नहीं एक आ रहा। नाम आप पंकज जी कंक्रीट तौर पर अनुराग कह नहीं ठाकुर का भी सकते बड़ा कि चल रहा है। क्या अनुराग होगा। ठाकुर क्योंकि कैबिनेट में थे, हाँ, मैं अब वही उनको बोल अचानक से बाहर कर दिया गया, तो लोग कह रहे हैं क्या वो मैं भी बन उनके सकते नाम की हैं? चर्चा। जी हाँ, कुछ 2-3 लोगों ने मुझे अनुराग ठाकुर के नाम के भी बताया कि भाई, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश से नड्डा जी बने, फिर तुरंत हिमाचल प्रदेश से ही अनुराग ठाकुर बन जाए। ठाकुर बिरादरी के हैं, तो क्या क्षत्रियों की नाराजगी दूर करने के लिए कहा जाए? लेकिन समस्या ये है कि क्षत्रियों की नाराजगी तो चलिए, लेकिन एक बड़ा जो वोट बैंक है, 22%, 25% का आप एससी समाज का है, 50% से ऊपर का एक ओबीसी समाज का है। महिला अपने आप में आज की तारीख में देखिए कि हर पार्टी यूथ और महिला की बात कर रही है, तो क्या हम्म। उस तरफ पार्टी का फोकस हो सकता है? तो अभी हम पतंगबाजी के अलावा कुछ कर नहीं सकते सौरभ जी। आप भी दिमाग जी लगे, हम भी लगाते हैं, होगा वही जी जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। बिल्कुल। तो लगातार हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी कि कौन हो सकता है अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। यूपी से जुड़े तमाम मसले और उनसे जुड़ी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, ऐसे ही लगातार पहुंचाते रहेंगे। पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद। 2027 को लेकर अखिलेश यादव क्या सोच रहे हैं, बीजेपी की क्या प्लानिंग है, और जो झगड़ा चल रहा है संजीव बालियान को, उसको लेकर पार्टी क्या सोच रही है, क्या हो सकता है, सब हमने आपको बताया। लगातार उत्तर प्रदेश से जुड़े अपडेट्स, राजनीतिक अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।